Guys, what's up? So it is midnight here, and let's start with some common illnesses which are very frequently asked in UPSC Civil Service examination, and you should know about these illnesses. So here the most common one is common cold. Now many people think that common cold is not a disease or an illness, but that is not a case. It is very much an illness, and it is rather a viral illness. Okay, and it is called as a cold or a viral infectious disease, and it is usually infect the upper respiratory tract, and that primarily it affects nose, and it can include a cough, runny nose, etc. So the cause is the viral disease, and it is caused by different type of viruses, and since it is related with nose, so the virus which causes it is called as rhinovirus. Okay, so that is why it is called as a rhinovirus, and it causes like more than 200 viruses can cause common cold. Sometimes people like have it seasonally, like कभी ठंड में हो जाता है, कभी गर्मी में हो जाता है, एक्सेट्रा. अदर कॉजेज आर, अगर आप ओबेस हो, अगर आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, तो आपको कॉमन कोल्ड काफ़ी हो जाता है. सो यूजुअली कैसे कर सकते हो? इफ़ यू कैन वॉश योर हैंड रेगुलरली एंड इफ़ यू कैन वेयर फेस मास्क, देन इट इज़ रियली रियली गुड. Then if you don't come in contact with people who have common cold, etc., and zinc supplements sometimes reduce the frequency of cold. तो वैक्सीनेशन इसमें काम नहीं करती है. ठीक है. दूसरा होता है एलर्जी. एलर्जी बेसिकली एक हाइपर सेंसिटिव एक रिएक्शन है. आपका जो इम्यून सिस्टम है उसका जो रिस्पॉन्स है, सो दे गिव लाइक अ हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स टू सम एलर्जेंस. एलर्जेंस कैन बी पोलन ग्रेन्स, मेटल, स्ट्रॉबेरी, एग येलो, पीनट्स, एनीथिंग, इंसेक्ट बाइट्स, मेडिकेशन, पेनिसिलिन, कुछ भी हो सकता है. कॉजेज तो मैंने आपको बताई थी, डस्ट, पोलन ग्रेन हो सकते हैं. कुछ केसेस में समबडी कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एयर, जैसे आइज, नोज, लंग्स में, तो काफ़ी इरिटेशन ऑफ द नोज होती है, स्नीजिंग होती है, रेडनेस होती है, इचिंग, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस इन द लंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफिंग, वीजिंग, एक्सेट्रा. फिर उसके बाद सिम्टम्स ऑफ फूड एलर्जी होती है, जैसे एब्डोमिनल पेन, ब्लोटिंग, वॉमिटिंग, डायरिया, स्किन स्वेलिंग ऑफ द स्किन, एक्सेट्रा. और फिर तीसरा होता है स्किन एलर्जीज, जैसे कि फ्रीक्वेंट रैश, स्वेलिंग एंड इन्फ्लामेशन विद इन द स्किन. रेमेडी यही है कि अवॉइड कॉन्टैक्ट और इनटेक ऑफ सब्सटेंसेज विच ट्रिगर एलर्जी, और जिस जैसे आपको पता चलेगा आपको स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है तो उससे दूर रहो. मेडिकेशन इसमें एंटी हिस्टामिन्स काफ़ी दी जाती हैं, जिससे कि जो एलर्जी कॉजिंग एजेंट्स होते हैं हिस्टामिन्स, उनको ब्लॉक किया जा सके. So that becomes important, and sometimes immunotherapy can be given to people who are extremely having lot of allergic reactions. Now third disease today is arthritis. Arthro means joint. Okay, arthro means joint and joints, and itis means inflammation. So it is the inflammation of the joints. आपने सुना होगा बुढ़ापे में काफ़ी लोग अपने घुटने पकड़ के रखते हैं, फिर यहाँ पे उंगलियाँ पकड़ के रखते हैं, रिस्ट पकड़ के रखते हैं, सुबह उठते हैं तो जॉइंट्स में पेन होता है. So that is arthritis. Any joint can be affected here. It usually occurs with age. एज के साथ होता है, फिंगर्स, नीज और हिप्स में होता है. इसमें पेन होता है, एकिंग अराउंड द जॉइंट्स, वॉकिंग डिफ़िकल्टी होती है, स्टिफनेस होती है, स्पेशली सुबह बहुत ख़राब होती है. इसके बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एक्सेट्रा. और इसमें वेट लॉस हो सकता है, पोर स्लीप. ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं होता. ट्रीटमेंट यूजुअली हम इंडोमेथासिन ऐसे कैप्सूल दे देते हैं, फिजिकल थेरेपी, लाइफस्टाइल चेंजेस देते हैं, एक्सरसाइज, वेट कंट्रोल. अगर उस केस में भी नहीं होता है, सो वी हैव टू डू गो फॉर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी. फिर अस्थमा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको बस कॉजेज़ वगैरह पता होने चाहिए, हाउ डू दे डेवलप. सो दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट. सो अस्थमा इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेटरी डिजीज़ ऑफ द एयरवे ऑफ द लंग्स. तो इसमें ब्रोंकस स्क्वीज़ हो जाता है, वीजिंग होती है, तो उसमें लाइक वी ऑल्सो हैव शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. ओके, एंड चेस्ट टाइटनेस, कफिंग, एक्सेट्रा काफ़ी होता है, रिकरेंट एपिसोड्स होते हैं. Now, asthma is caused by a combination of environmental and genetic factor. Environmental factor में होता है exposure to air pollution, allergens, and smoking during pregnancy, low air quality due to traffic pollution, high ozone levels, exposure to indoor volatile chemical compounds, pesticides, etc. फिर जेनेटिक फैक्टर में फैमिली रिस्क इज़ अ वेरी बिग रिस्क फैक्टर फॉर अस्थमा. अगर एक आइडेंटिकल ट्विन को हुआ है तो आपको भी 25% चांस है कि हो जाए. एग्जर्वेशन में काफ़ी होता है, जैसे डस्ट होता है, एनिमल डैंडर जिसको स्किन बोला जाता है, कैट और डॉग हेयर, कॉकरोच, इन सब से हो जाता है. कई लोगों को परफ्यूम से हो जाता है, कई लोगों को वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो जाता है, कई लोगों को साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से हो जाता है. हाउ मच कोल्ड इज देयर है, बहुत ज़्यादा ठंड है सैन फ्रांसिस्को में अभी, अराउंड 10 डिग्री सेल्सियस हो रहा है टेम्परेचर. साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से भी इम्यून सिस्टम हो सकता है. प्रिवेंशन एंड क्योर में सिंपल है, अगर आपको पता है कि इस चीज़ से आपको अस्थमा ट्रिगर होता है तो उसको अवॉइड करो, जैसे सिगरेट स्मोक, पेट्स, एस्पिरिन्स,
completely avoid exposure to them. और अगर अवॉइडेंस इनसफिशेंट है तो मेडिकेशन होती है, बहुत सारी मेडिकेशंस ले सकते हो आप उसमें. सो दैट इज़ नॉट द केस. फिर हम डायबिटीज़ पे आते हैं. अब देखो, आपसे मेरे को पक्का पता है कि मेंस में क्वेश्चन आएगा कभी ना कभी कि इंडिया इज़ बिकमिंग द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, व्हाट इज़ मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक्सेट्रा एक्सेट्रा. कोई काम है हमें यहाँ बोल रहा था. एनीवे, तो डायबिटीज़ रिलेटेड टू द मेटाबॉलिक सिंड्रोम रिलेटेड टू ओबेसिटी इंडिया में क्यों होता है? पहले तो हमारे जीन्स ही ऐसे हैं कि हम डायबिटिक के काफ़ी प्री होते हैं डायबिटीज़ के. दूसरा ये कि हमारी जो डाइट है वो काफ़ी कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट होती है, और क्योंकि हमारी कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट होती है तो दे आर वेरी मच प्रोन टू हैविंग डायबिटीज़ वेरी सोन. एंड 30s 40s में लोगों को काफ़ी होने लगी है. इट इज़ अ टाइप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जहाँ पे हाई ब्लड शुगर लेवल्स होते हैं ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और वो नीचे नहीं आते हैं. ठीक है. तो सिम्टम्स इसमें आते हैं, वेट लॉस होता है, पॉलीयूरिया होता है, इंक्रीज यूरिनेशन, पॉलीडिप्सिया होता है, इंक्रीज थर्स्ट, और समटाइम्स इवन यू कैन हैव लाइक इंक्रीज हंगर. ठीक है. देन सिम्टम्स इसमें जो होंगे वो आपके जैसे बहुत सारे लाइक ब्लरी विजन, हेडेक हो सकता है, किडनी डिसऑर्डर हो सकते हैं, विजन डिसऑर्डर हो सकता है, आपके टोज गिर सकते हैं, कट के डेड हो सकते हैं, जी स्किन, स्लो हीलिंग ऑफ कट्स. नाउ prolonged high blood glucose can cause the like absorption of glucose in the lens of the eye. जैसे आपके विजन चेंजेस वगैरह हो सकते हैं. दो टाइप का होता है. टाइप 1 डायबिटीज़ होता है, उसमें क्या होता है, जिन सेल्स से लाइक इंसुलिन बनता है वो सेल्स में पेनक्रियाज इंसुलिन नहीं बना पाता है, तो इसीलिए it will lead to the destruction of insulin and that causes the diabetes. दूसरा टाइप का होता है एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़. उसको ओबेसिटी के कारण, लिविंग अ सेडेंट्री लाइफस्टाइल, इंक्रीजिंग एज, वेरी बैड डाइट, तो उन सब से होता है. और कॉज तीसरा एक टाइप का होता है गेस्टेशनल डायबिटीज़, जो कि जब लोग प्रेग्नेंट होती हैं औरतें तो उनको हो जाता है, और बाकी जैसे प्रेगनेंसी ख़त्म होती है फिर नॉर्मल हो जाता है. ठीक है. प्रिवेंशन तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते ना, मतलब ऑब्वियसली प्रिवेंशन कर सकते हो कुछ कंट्रोल हद तक, जैसे आप अच्छे डाइट कर सकते हो, अच्छे एक्सरसाइज कर सकते हो, जिसको होना है उसको तो होना है. बट बाई एंड लार्ज प्रिवेंशन में आप नॉर्मल बॉडी वेट मेंटेन करो, एंगेज इन फिजिकल एक्टिविटी, कंज्यूम अ हेल्दी डाइट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड try to get, if you are developing the disease then control becomes very important. So like to have insulin, metformin to treat diabetes so that you can lower the blood sugar levels. Now let us talk about diarrhea. डायरिया जिसको दस्त भी बोला जाता है. तो इस किसको बोलते हैं डायरिया? डायरिया उसको बोलते हैं जब आपको 3 या उससे ज़्यादा लूज स्टूल्स होते हैं, लिक्विड बाउल मूवमेंट होते हैं ईच डेज. और यहाँ पे नंबर से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको 5 हो रहे हैं तो अच्छी बात है, बट कंसिस्टेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो लिक्विड होना चाहिए. एंड इट कैन लास्ट फॉर अ फ्यू डेज एंड इट कैन लीड टू डिहाइड्रेशन, इट कैन लीड टू फ्लूइड लॉस, एंड कई बार डेथ भी हो जाती है. मोस्ट कॉमन केसेस में इन्फेक्शन होता है, तो बैक्टीरिया का, वायरस का, पैरासाइट्स का, तो तीनों से हो सकता है डायरिया. ठीक है. बिना इनके भी हो सकता है, फूड पॉइजनिंग से भी हो सकता है. इस कंडीशन को बोलते हैं गैस्ट्रोएंटराइटिस. और ये जो इन्फेक्शंस होते हैं वो फूड और वाटर से यूजुअली लिए जाते हैं, जो कि कंटेमिनेटेड बाय स्टूल और इवन डायरेक्टली फ्रॉम अनदर पर्सन हु इज़ इन्फेक्टेड. और नॉन इन्फेक्शियस जो कॉजेज़ होते हैं दैट इंक्लूड लैक्टोज इंटॉलरेंस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, कई बार हाइपरथायरॉयडिज्म में भी हो जाता है. तो प्रिवेंशन तो ये कि अच्छा खाना खाओ, साफ़ खाना खाओ, अवॉइड फीको ओरल रूट, अवॉइड द कंटेमिनेशन ऑफ योर फूड, so that you will be able to have a good food, and that is why the gastroenteritis will not occur in the first place. Prevention में ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन अपनाओ, हाइजीन अपनाओ, एंड इट विल लीड टू डिक्रीज रिस्क ऑफ डायरिया. हैंड वॉशिंग बेसिकली, ODF फ्री विलेजेस बनाओ, यूज़ ऑफ टॉयलेट्स, प्रोविजन ऑफ क्लीन वाटर्स. वैक्सीनेशन आप करा सकते हो. रोटा वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन होती है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि विच वायरस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरिया, तो UPSC लेवल पे तो बस रोटा वायरस नाम याद रख लेना. और न्यूट्रिशन में डाइटरी डेफिशिएंसीज के कारण भी काफ़ी डायरिया होता है. तो इफ़ यू कैन गेट जिंक सप्लीमेंटेशन, जिंक ZINC, जिंक सप्लीमेंटेशन, सो इट कैन लीड टू प्रिवेंशन. ट्रीटमेंट में इसमें ORS देते हैं. ORS का मतलब होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, या कुछ लोग ORT भी बोलते हैं इसको, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी. तो 90% केस ऑफ डायरिया कैन बी टेकन केयर ऑफ बाय दिस. अगर सीवियर डायरिया होता है तो उसको IV भी दे देते हैं, फ्लूइड्स वगैरह हम उसके इसमें, बट यूजुअली माउथ से उसको थोड़ा थोड़ा पिलाते रहते हैं नॉन स्टॉप. और कंटिन्यूसली वी फीड देम टिल दी नॉर्मल इंटेस्टाइनल फंक्शन ऑफ गियर्स.
अगर आपको ORS घर पे बनाना हो तो मेक श्योर करना उसमें नमक और चीनी दोनों हो। अगर एक ही चीज़ डालोगे तो वो ORS नहीं है, नमक और चीनी दोनों होना चाहिए और दोनों इक्वल एक प्रोपोर्शन में होना चाहिए प्रॉपर। अगर एक भी ज़्यादा कम कर देंगे तो डायरिया और सीवियर हो जाएगा। कुछ केसेस में एंटीबायोटिक्स सफिशिएंट होंगी बट 99% केसेस में दे आर नॉट रिक्वायर्ड। So thank you for watching this and we'll meet tomorrow. Have an awesome day.